बात है दक्षिण अफ्रीका की। दिन था 7 जून 1893। अभी अभी वहां पहुंचा एक नौजवान भारतीय वकील रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास बोगी में बैठकर डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कुछ ही समय बाद एक अंग्रेज आया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बोगी में बैठने की? इस बोगी में तुम जैसे काले लोगों को बैठने की अनुमति नहीं है। क्या यह तुम्हें पता नहीं? वो नौजवान सकते में पड़ गया। वो फर्स्ट क्लास की टिकट दिखाया पर उस अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस नौजवान की गलती बस ये थी कि उसके चमड़ी का रंग काला था। वो एक भारतीय था। अगली स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग पर जब ट्रेन रुकी तब रेलवे के कुछ अधिकारी आकर उस नौजवान वकील को जबरन धक्का मारते हुए रेलगाड़ी से उतार दिए, जिसके बाद उस नौजवान को मजबूरन ठंड भरी रात में स्टेशन पर बैठकर गुजारना पड़ा। ये वही रात था जिस दिन वो नौजवान वकील शपथ लिया कि जब तक ये रंग भेद की नीति यहाँ से मिटा नहीं दे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। ये घटना उस नौजवान को एक साधारण वकील से एक असाधारण राजनेता बनने की ताकत दी। जानते ये नौजवान भारतीय वकील कौन था? ये वही थे जिसने अपने सत्ता और अहिंसा के हथियार से अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया था, जिसने चरखा चलाकर देश में क्रांति लाया और पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया, वही जिसके एक पुकार पर पूरा देश जाग उठता था। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपिता, हम सबके बापू, दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनेता और महान विचारक महात्मा गांधी थे, जिनके प्रयासों के बदौलत देश के लोग अंग्रेजों का सामना करने के लिए एकजुट हुए और अंततः आजादी प्राप्त की। आइए इस वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन के इस नायक का जीवन यात्रा पर चले। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में आकर बस गए थे। मोहनदास के पिता करमचंद गांधी पहले पोरबंदर और फिर राजकोट रियासत के दीवान रहे। वही मां पुतली बाई एक साधारण गृहिणी थी। बचपन में मोहन बहुत शर्मीले किस्म के लड़का थे। किताबों से उनका विशेष लगाव था। उनकी मां एक धर्मनिष्ठ महिला थी जो सदैव लोगों को मदद करने में आगे रहती थी। उनकी इसी प्रवृत्ति का बाल मोहन पर अधिक प्रभाव पड़ा। मोहनदास की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई। जब वो 9 साल के हुए तो वो विद्यालय जाना शुरू किए। उस समय भारतीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। यही कारण रहा कि 13 वर्ष के उम्र में ही मोहनदास का विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबा से कर दिया गया। सन 1885 ईस्वी में उनके पिताजी का देहांत हो गया। इन सब चुनौतियों के बाद भी वो अपनी शिक्षा जारी रखे और सन 1887 ईस्वी में हाई स्कूल की शिक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए भावनगर गए, लेकिन वे वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। मौजी दवे के सलाह पर गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु 4 सितंबर 1888 ईस्वी को इंग्लैंड गए। वहां पहुंचने के बाद अपने आप को अंग्रेज जैसा दिखने के लिए 3 महीने तक नाच, फ्रांसीसी भाषा और भाषण देने की कला सीखने का भरकस प्रयास किया, पर उनमें वो असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन यापन करने लगे। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें बाइबिल और भागवत गीता महत्वपूर्ण है। उन पर भागवत गीता का गहरा प्रभाव पड़ा। अलग अलग संप्रदाय के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा था, हमारे मन की नास्तिकता रूपी रेगिस्तान की दीवार ढह गई। 1891 ईस्वी में अपनी पढ़ाई पूरे होते ही इंग्लैंड से वापस लौट गए। बैरिस्टर बन इंग्लैंड से लौटे महात्मा गांधी बंबई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे, पर उनको यहाँ सफलता नहीं मिला। वो राजकोट लौट गए और याचिकाएं तैयार कर अपना जीवन चलाने की सोचे, पर एक अंग्रेज अधिकारी से उलझने के कारण वो भी खत्म हो गया। संघर्ष और निराशा भरी जीवन से गुजरते गांधी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर उनके जीवन के इसी दौर में एक मोड़ आया जो उन्हें एक सफल राजनेता बना दिया। दादा अब्दुल्ला जो एक गुजराती व्यापारी थे, वो दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा में फंसे हुए थे। वो इस मुकदमा में इंग्लैंड से पढ़कर आए गांधी से मदद चाहते थे। 24 साल के मोहनदास जो ऐसे भी काम के तलाश में थे, वो जल्द ही दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए हामी भर दी। 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका जब पहुंचे तो देखे कि यहाँ रंग के आधार पर व्यापक भेदभाव व्याप्त है।
खुद मोहनदास भी इस भेदभाव का शिकार हो चुके थे। रेलगाड़ी से उतारने की घटना इस भेदभाव का परिणाम था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को एकजुट करने के लिए सन 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किए। भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग यहीं दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारतीयों को अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हर समय अपने साथ रखने का एक नया कानून बना, जिसका गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। वो आंदोलनकारियों के परिवार की सहायता के लिए 1910 में टॉय स्टाइल फॉर्म की स्थापना भी किए थे। धीरे धीरे युवा गांधी का कद बढ़ता गया और वो जल्द ही एक सफल राजनेता बनकर उभरे। वो गांधी से मिस्टर गांधी हो गए। मिस्टर गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को परास्त कर 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए स्वदेश लौट गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके योगदान से भारत के शिक्षित वर्ग वाकिफ थे। यही कारण रहा कि बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। गांधी जी 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब में किराए के एक मकान में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित अपनी जमीन पर स्थानांतरित कर दी। ये वही आश्रम था जहां 16 सालों तक वो रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश नेताओं ने यहां से राजनीतिक जीवन की शिक्षा ली। भारतीय शीर्ष नेता चाहते थे कि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को भारत भ्रमण करने की सलाह दी। वो गोखले की सलाह पर भारत भ्रमण किए और देश को नजदीक से जाना। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मिस्टर गांधी पहली बार भारत में चर्चा में तब आए जब उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहली बार भाषण दिए थे, जिसमें सामने बैठे राजाओं को लथेड़ा था और किसान और मजदूरों को आजादी की लड़ाई की असली सिपाही के रूप में बताया था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो बिहार के चंपारण गए और वहां के किसान से मिले। वो अंग्रेजों की तिनकटिया प्रणाली से परेशान थे। गांधी जी ने इसे खत्म करने के लिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाए, जो सफल रहा। इसके बाद गांधी जी मजदूरी बढ़ाने और प्लेग बोनस का मांग कर रहे अहमदाबाद के मिल मजदूरों का नेतृत्व किए। वो मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे, जिसके बाद मिल मालिकों को झुकना पड़ा और प्लेग बोनस और मजदूरी बढ़ाने पर हामी भरनी पड़ी। इसी क्रम में सन 1918 ईस्वी में वो गुजरात के खेड़ा गए और वहां के किसानों से मिलकर एक सत्याग्रह का शुरुआत किए, जो सफल रहा। इस प्रकार बैक टू बैक सफलता गांधी जी की लोकप्रियता को बढ़ा दिया। अब उन्हें देश के बच्चा बच्चा जानने लगे थे। वो अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी सहित पूरे भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया, ताकि युद्ध के बाद भारत की स्वयं की सरकार बनाने में अंग्रेज अपनी स्वीकृति दे। लेकिन भारतीय की स्वशासन की आशाओं के विपरीत ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में काला कानून रॉलेट एक्ट लाया, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा नरसंहार रहा। गांधी जी अंग्रेजों से क्षुब्ध हो गए और उनके विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाने का आह्वान किया। 1 अगस्त 1920 वो दिन था जिस दिन असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया, जिसके तहत अंग्रेजी वस्तुओं और अंग्रेजी सरकार का असहयोग करना था। आंदोलन धीरे धीरे व्यापक होते जा रहा था। पूरे भारत में इसका प्रभाव देखने को मिला। महिला, पुरुष, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील सभी इस आंदोलन में कूद गए। अंग्रेज असहयोग आंदोलन से घबरा गए थे। व्यापक हुए इस जन आंदोलन पर तब पानी फिर गया जब गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस से मुठभेड़ के बाद गुस्साए भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसक आंदोलन को हिंसक होते देख गांधी जी को बहुत तकलीफ हुआ। यही कारण रहा कि गांधी जी इस आंदोलन को 9 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली से वापस लेने की घोषणा कर दी। मार्च 1922 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, पर सरकार को समय से पहले ही उन्हें छोड़ना पड़ा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी राजनीति से अलग होकर रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देने लगे।
1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में लोग हजारों की संख्या में जुड़े। 241 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे गांधी ने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए। नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। आंदोलन के शुरू होते ही पुलिस ने गांधी सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन होना था, जिसमें कांग्रेस आंदोलन के कारण भाग नहीं लिया। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन गांधी जी से समझौता किया ताकि अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस हिस्सा ले। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुई। इस समझौता के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लिए, पर उसमें उन्हें निराशा ही हाथ लगा। गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए, पर वो उतना प्रभावी ना हो सका। अंततः आंदोलन को बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी पुनः एक बार राजनीति से दूर होकर रचनात्मक कार्य पर ध्यान देने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजी सरकार भारतीय नेताओं को फुसलाने और युद्ध के समय परेशान न करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, जिसे भारतीय नेता असंतुष्ट थे। युद्ध के कारण महंगाई चरम पर थी और अब तक भारतीयों को यह समझ आ गया था कि अंग्रेज अजय नहीं है। इन्हीं सब परिस्थितियों में कांग्रेस महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने और उसका नेतृत्व करने की आग्रह की। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ऐतिहासिक भाषण दिए, जिसमें उन्होंने भारतीयों को एक मंत्र दिए, करो या मरो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने उस भाषण में सरकारी सेवकों, सैनिकों, छात्रों, कृषकों, राजे रजवाड़े सबको निर्देशित किए और कहा कि हर संभव अंग्रेजों का सहयोग करो। 9 अगस्त को यह आंदोलन आग की तरह पूरे भारत में फैल गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो की नारा शहर के सड़कों से लेकर के गांव की पगडंडियों तक गूंज उठा। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अंग्रेजों का दमन चक्र तेज हो गया। जल्द ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी, जो उस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसे अवैध घोषित कर दिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर आंदोलन को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया गया। इस प्रकार ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, पर यह रुका नहीं। इस आंदोलन को कुछ नेताओं ने भूमिगत होकर चलाया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया महत्वपूर्ण थे। गांधी जी सरकारी दमन के विरोध में जेल के अंदर ही उपवास पर बैठ गए। उपवास की खबर सुनते ही पूरा देश आक्रोशित हो उठा। देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल एवं जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा। विदेशों से भी गांधी जी को छोड़ने का सरकार पर दबाव बनने लगा। अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि हमारी रास्ते की सबसे बड़ा कांटा यदि उपवास के बहाने मर जाए तो अच्छा ही रहेगा, पर गांधी जी देशवासियों के मांग पर अपना उपवास तोड़ दिए। यह आंदोलन अंग्रेजों को बहुत हद तक कमजोर किया। वो समझ गए थे कि अब हम ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हैं। आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह के प्रभाव के कारण भारत एकदम स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा हो गई। जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सरकार बनी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को वो सफलता मिल गई जिसका इंतजार वर्षों से था। इस पवित्र दिन को भारत आजाद हो गया। भारत तो आजाद हुई, पर विभाजन का दंश भी झेली। उस समय हिंदू मुस्लिम में हिंसक दंगे हुए, जिसे रोकने का गांधी जी ने भरकस प्रयास किए। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक रहे महात्मा गांधी दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद हिंसक दंगे लगभग रुक गई। यही कारण था कि उस समय के वायसराय माउंटबेटन महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहा था। 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी जब दिल्ली स्थित बिरला हाउस में नियमित प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी एक युवक उनके सामने आया और उनका पैर छूकर उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद गांधी जी अपने मुख से हे राम कहते हुए अपना प्राण त्याग दी। यह युवक कौन था जिसने देश के सबसे चहेते और प्रभावशाली व्यक्ति गांधी जी का हत्या किया?
बाद में इस युवक को फांसी की सजा भी हुई। इनका नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। क्या आपको पता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? यह है बंगाली कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1915 में गांधी जी को लिखे एक पत्र में दिए थे। राष्ट्रपिता की उपाधि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वहीं बापू सबसे पहली बार उनके सबसे प्रिय रहे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सत्य और अहिंसा के रास्ता पर चलकर पूरे दुनिया को दिल जीतने वाला ये साधारण व्यक्ति सच में महामानव था। कहा जाता है कि ये राजनीति में ना होते तो ये बुद्ध और महावीर जैसे भगवान का दर्जा पा लिए होते। इनकी विचार हमारे देश का धरोहर है। महात्मा गांधी तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका विचार आज भी हम सबको रास्ता दिखाता रहता है। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग को पढ़कर उनके जीवन के बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप सब अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।